नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और दोस्तों, राहुल गांधी आपको मालूम है आज बिहार दौरे पर थे। कन्हैया कुमार की यात्रा में उन्होंने पार्टिसिपेट किया बेगूसराय में, और उसके बाद पटना, जहां पर बिहार कांग्रेस का प्रदेश दफ्तर है, वहां पर गए और वहां पर एक कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। एक सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया। दरअसल राहुल गांधी का बिहार जाना ठीक गुजरात अधिवेशन से पहले बहुत कुछ संदेश दे गया। एक संदेश तो मैंने आपको सुबह के वीडियो में बताया था कि कन्हैया कुमार कांग्रेस के बिहार में आने वाले सबसे बड़े चेहरे होने वाले, इस पर मोहर आज राहुल गांधी ने लगा दी जब यात्रा में शामिल हुए। और यात्रा में उनके साथ बहुत से लोग शामिल हुए बेगूसराय में, उस यात्रा में। और युवाओं को पार्टी की तरफ आकर्षित करने के लिए कन्हैया कुमार से बेटर बैट इस वक्त कांग्रेस के पास नहीं है। दूसरा, तेजस्वी यादव और उनके पिता की नाराजगी राहुल गांधी ने जो है वो उसके एवज में कन्हैया कुमार को खड़ा किया है। हालांकि सब जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव परिवार को कन्हैया कुमार पसंद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी ने कन्हैया को कांग्रेस का चेहरा बिहार में बनाने की ठान ली है। लेकिन राहुल गांधी का खुद का लगातार बिहार में तीसरा दौरा है, बहुत कम दिनों में खुद का वहाँ पर पहुँचना और लगातार वहाँ पर लोगों के बीच अपनी बात रखना। एक चीज़ आज के दौरे के बाद साफ हो गई कि राहुल गांधी का वहाँ पर स्पेसिफिक जिन लोगों को पार्टी के साथ जोड़ना चाहते हैं, पार्टी की तरफ मोड़ना चाहते हैं, वो स्पेसिफिक ग्रुप है, वो है ईबीसी। ईबीसी यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, जो ओबीसी के भी अंदर एक ईबीसी है। क्योंकि राहुल गांधी जानते हैं कि अगर ईबीसी उनकी तरफ जुड़ता है, साथ में मुस्लिम जो वोट है वो राहुल गांधी ये कांग्रेस को मिलता है, साथ में कुछ दलित वोट मिलता है, तो कांग्रेस को अभी जो विधानसभा चुनाव है उसमें थोड़ी बढ़त मिलेगी। लेकिन 2027 के लोकसभा चुनाव के लिए एक बहुत बड़ा कांग्रेस का एक दायरा बन जाएगा, कांग्रेस का एक बहुत बड़ा जो है वो सपोर्ट बेस वहाँ पर तैयार हो जाएगा। और वहाँ कांग्रेस, जैसा मैंने कल के वीडियो में भी कहा था कि 18 सीटें जो है 2027 में टारगेट कर रही है, कि कम से कम कांग्रेस जो है वो 18 सीटों पर पूरा फोकस करना चाहती है लोकसभा की। क्योंकि गठबंधन में अभी फिलहाल जैसा कांग्रेस का रुख है कि वो लोकसभा चुनाव भी गठबंधन में ही लड़ा जाएगा, उसमें आरजेडी को भी सीटें दी जाएंगी, उसमें जो दूसरी छोटी पार्टियां हैं लेफ्ट और दूसरी पार्टियां उनको भी दी जाएगी। तो कांग्रेस ने एक जेन्युइन सा नंबर रखा है 18। अब राहुल गांधी बिहार जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है बिहार मशहूर है जेपी के लिए, जेपी आंदोलन, जहां से इस देश की राजनीति में नया बदलाव आया था। और राहुल गांधी ये बात समझते हैं कि बिहार में बदलाव की जो शुरुआत होती है वो बिहार से होती है। राजनीतिक बदलाव की शुरुआत के लिए बिहार सबसे अच्छी सरजमी है। और ख़ास करके इस वक्त कांग्रेस वहाँ अपने आप को इसलिए मजबूत करना चाहती है कि बिहार की राजनीति के दो बड़े चेहरे, दो स्टॉलवर्ड तकरीबन राजनीति से बाहर होते नजर आ रहे हैं। एक है लालू प्रसाद यादव, जो अपनी तबीयत की वजह से जो है वो एक्टिव राजनीति से दूर हैं, और दूसरा नीतीश कुमार भी अपनी तबीयत की वजह से राजनीति से फेड आउट होते दिख रहे हैं। अब ऐसे में जब दो बड़े चेहरे बिहार की राजनीति से धीरे धीरे दूर हो रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी है। बीजेपी ये सूंघ चुकी है, बीजेपी ने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन बीजेपी के सामने कौन खड़ा हो, इसमें राहुल गांधी को लगता है कांग्रेस एक अहम रोल अदा कर सकती है। क्योंकि याद रखिएगा, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, और इस तरह के राज्य, मध्य प्रदेश हो, जहां कई दशकों से कांग्रेस सत्ता से बाहर है और बीजेपी लगातार शासन कर रही है, या कोई बीजेपी का सहयोगी शासन कर रहा है, या कोई रीजनल पार्टी शासन कर रही है, पश्चिम बंगाल भी इसमें रखिएगा, ध्यान रखिएगा, वहां पर अब लोग धीरे धीरे अल्टरनेट ढूंढने लगे हैं, धीरे धीरे। क्योंकि वो जनरेशन जा चुकी है जिन्होंने कांग्रेस का राज देखा था। नई जनरेशन कांग्रेस को एक चांस देने के मूड में है। यही मूड भांप रहे हैं राहुल गांधी, इसीलिए इन राज्यों में कांग्रेस को एक विकल्प के रूप में लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। और बिहार में भी आज जब वहाँ गए थे वो, तो उन्होंने बाकायदा इस चीज़ का जिक्र किया। इस चीज़ के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह से अभी जो कांग्रेस में बदलाव चल रहे हैं उसमें कैसे वो जातिगत समीकरण बिठाने की कोशिश करें। लेकिन खासियत ये थी, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ राहुल गांधी जहाँ जा रहे हैं, एक ज़माने में
एक ज़माना क्या, मतलब आप मान लीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तक बीजेपी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सब लोग संसद हो या संसद के बाहर हो, पहले प्रधानमंत्री देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू का मजाक बनाया करते थे, या हर चीज़ का, हर नाकामी का जो ठीकरा है वो नेहरू जी के सिर पर फोड़ते थे। और कांग्रेस कुछ नहीं बोलती थी, ना डिफेंड करती थी, ना कुछ करती थी। अटैक तो दूर की बात है, डिफेंड भी नहीं करती थी कांग्रेस। ऐसा लगता था कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं मान रही है कि हो सकता हुआ हो, और बीजेपी का नैरेटिव इतना सॉलिड होता है कि कांग्रेस के आगे कुछ बोल नहीं पाती। लेकिन अब स्थितियां बदल गई है, क्योंकि जब लिमिट क्रॉस हो चुकी थी नेहरू के बाद, अब गांधी का कंट्रीब्यूशन को कम करने की कोशिश की जा रही थी। 11 साल हो गए, ना नेहरू मिट पाए ना गांधी मिट पाए। तो अब राहुल गांधी ने यह मंत्र पकड़ा है कि क्यों ना नेहरू को अपनी कमजोरी की बजाय ताकत बनाया जाए, क्यों ना गांधी को अपनी ताकत बनाया जाए। क्योंकि जो आज डिसाइडिंग फैक्टर है इस देश में, जो मतदाता, उन्होंने नेहरू और गांधी किताबों में पढ़ा है, और पिछले 11 सालों में तो बल्कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, जो इस शासन ने और संघ ने गलत फलत जानकारियां उनके बारे में दी है। सच्चाई उन दोनों की कम होती जा रही है, लोगों को नहीं मालूम। अब राहुल गांधी उनका जिक्र कर रहे हैं, हर जगह नेहरू गांधी का जिक्र करते हैं, और जिक्र करने के साथ साथ उनका कंट्रीब्यूशन भी याद दिलाते हैं। उससे साफ लगता है कि राहुल गांधी अब नेहरू और गांधी को अपनी ताकत बना रहे हैं। महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विद लाइज नहीं थी, जो शायद मोदी जी लिख पाएंगे। अब जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि राहुल गांधी अपने भाषणों में, आज मैंने पहली बार देखा कि जिक्र करने लगे हैं जो संगठनात्मक बदलाव हो रहे हैं। अब वो जो जिला अध्यक्षों को पावरफुल बनाने की कोशिश की जा रही, उसका बाकायदा जिक्र कर रहे हैं, और उस बदलाव को अपने जातीय समीकरण के साथ जोड़ के बिहार में एक नया समीकरण गढ़ने की कोशिश राहुल गांधी करते दिखे। हमने अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स चुने, और मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत बड़ा कदम है, मगर ये एक जरूरी कदम है। पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की लिस्ट में 2/3 अपर कास्ट के लोग थे। अब हमारी नई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की लिस्ट में 2/3 ईबीसी, ओबीसी, दलित, पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटी के हैं। और अगर आप हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट्स को देखें तो यह बात और भी गहराई से हुई है। मैंने और खारगे जी ने बिहार की टीम को साफ बता दिया है कि आपका काम बिहार के गरीब जनता की रिप्रेजेंटेशन का काम है। आपका काम दलितों, ईबीसी, ओबीसी, गरीब जनरल कास्ट, महिलाओं को जगह देने का काम है, और आपको यह काम बिना झिझके, बिना डरे यह काम पूरा करना है। हम राजनीति में आपके लिए दरवाजा खोलना चाहते हैं। आपके युवाओं को हम राजनीति में लाकर, आपको हम राजनीति में लाकर बिहार का चेहरा बदलना चाहते हैं। अब आपने जैसे सुना, राहुल गांधी जिक्र कर रहे हैं संगठनात्मक बदलाव का, और जिला अध्यक्षों का कह रहे हैं कि जिला अध्यक्षों में हमने अब अपर कास्ट के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, अब हमारे ईबीसी, ओबीसी, एससी कैटेगरी के जो हैं, इनसे जो है वो हम जिला अध्यक्ष बना रहे हैं। बात सही है, अच्छी बात है कि इन लोगों को जिला अध्यक्ष बना रहे हैं, लेकिन उस जिला अध्यक्ष के पीछे राहुल गांधी को या तो उनकी टीम पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है, पता नहीं क्या है, लेकिन ये जो नए जिला अध्यक्ष बन रहे हैं, रातों रात लिस्ट बन रही है, उसमें क्या खेल हो रहा है वो कल भी मैंने आपको वीडियो में बताया। आप विश्वास नहीं करेंगे, गोवा से लेके कश्मीर तक और नॉर्थ ईस्ट से लेके महाराष्ट्र तक हर जगह से मेरे पास फ़ोन आ चुके हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता मुझको फ़ोन कर रहे हैं, और सब अपने अपने इलाके में बता रहे हैं कि कैसे बीजेपी का जो आदमी है
बीजेपी के लिए जो काम करता है उन आदमियों को कैसे जिला अध्यक्ष बनाया जा रहा है। कल मैंने आपको एक बहराइच का एग्जाम्पल दिया था, वहां तो बहराइच में ऐसे शख्स को जिला अध्यक्ष बनाया गया यूपी में जिसको ब्रजभूषण शरण सिंह सपोर्ट कर रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने मंच से कहा कि हमारा आदमी है, ऐसा आदमी जिला अध्यक्ष है। आज मुझे कश्मीर से फोन आए, कश्मीर में भी उन्होंने बताया कि कैसे उन लोगों को जिला अध्यक्ष बनाया गया है जिन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया। गोवा से यही कहानी आई है, नॉर्थ ईस्ट से आई है, मध्य प्रदेश से आई है, राजस्थान से आई है। तो ये चीज राहुल गांधी को क्यों समझ में नहीं आ रही, या क्यों उन तक ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही, ये मेरी समझ से परे है। लेकिन मैं बता रहा हूं, राहुल गांधी को अगर ये इंफॉर्मेशन कोई पहुंचा सकता है तो ये जरूर पहुंचाइए कि अगर आप सही में कांग्रेस में जो बदलाव ला रहे हैं उसको पुख्ता करना चाहते हैं तो जो लोग मुझ तक पहुंच सकते हैं, मैं तो एक अदना सा पत्रकार हूं, मेरा कोई लेना देना कांग्रेस से नहीं है, लेकिन जो लोग मुझ तक पहुंच सकते हैं वो आप तक तो पहुंच ही सकते हैं। और अगर नहीं पहुंच रहे तो अपना जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है उसको फिल्टर कीजिए, उसको क्लीन कीजिए। इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं फंस रही है, ग्राउंड रियलिटीज़ आप तक नहीं पहुंच रही। राहुल गांधी जिला अध्यक्षों को इसलिए मजबूत करना चाहते हैं कि वो ग्राउंड की सच्चाई सीधा अपने तक पहुंचने देना चाहते हैं। लेकिन जब आप बात करते हो स्लीपर सेल की, जब बीजेपी के लोग जिला अध्यक्ष बन रहे हैं जिनका इंक्लिनेशन है बीजेपी की तरफ या उनका बैकग्राउंड रहा है या जिन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया है, अगर वो जिला अध्यक्ष बन रहे हैं तो आपको सच्ची रिपोर्ट कैसे ग्राउंड की पहुंचाएंगे? फिर चाहे राहुल गांधी हर जिला अध्यक्ष से सीधे अकेले खुद क्यों ना मिल ले। जिला अध्यक्षों को मजबूत करने से पहले वो सिस्टम को ठीक करना जरूरी है जिस सिस्टम के थ्रू जिला अध्यक्ष बन रहे हैं। जिला अध्यक्ष की बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं हो रही, मुझे समझ नहीं आ रहा। लोग मेरे पास फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे सब लोग जानकारियाँ भेज रहे हैं। हर जिला अध्यक्ष, जिन जिन जिला अध्यक्षों को लेके रोष है, उनका बैकग्राउंड सारा मुझ तक पहुँच रहा है। कुछ लोग बहराइच के जैसे थे और उनके वो तो दिल्ली कांग्रेस हेडक्वार्टर तक प्रदर्शन के लोग पहुंच गए, उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो फिर ये सारी एक्सरसाइज फ्यूटाइल हो जाएगी, सारी एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे लगता है कि मैं अगर ये जितने जिला अध्यक्षों की शिकायतें आ रही हैं उनके बारे में जो आ रहा है, अगर मैं एक जिक्र करने लग जाऊं तो मुझे लगता है कि महीना तो मेरा इसी में एपिसोड में निकल जाएगा। मैं इसीलिए मोटा मोटी बात पे कह रहा हूं आपको कि कश्मीर से लेकर गोवा तक और अरुणाचल से लेकर महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र इसलिए कह रहा हूं कि गुजरात से मुझे कोई ऐसा फ़ोन नहीं आया है, बाकी सब जगह जिला अध्यक्ष जो बनाए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के सामने अपने नंबर बनाने के लिए कि हम काम कर रहे हैं, वो जिला अध्यक्ष ऐसे बनाए जा रहे हैं जो असल में मेरे ख्याल से 30% भी ऐसे जिला अध्यक्ष नहीं बने हैं जो संगठन के लिए काम करना चाहते हैं, जो कि पहला मकसद है राहुल गांधी का ये जो कांग्रेस में बदलाव का, कि जिला अध्यक्ष वो बने जो संगठन में काम करने के लिए इच्छुक हो, ना कि सत्ता या इलेक्शन लड़ने के लिए। ऐसे लोग 30% भी नहीं चुने जा रहे हैं। अब तक जितने चुने गए 30% भी नहीं है। सबका इंटरेस्ट है, कोई बीजेपी के इशारे पे काम करना चाहता है, कोई सत्ता में जाना चाहता है, कोई ऐसे लोग भी जिला अध्यक्ष बने हैं। आपको जानकर हैरानी होगी अगर राहुल गांधी जी सुन रहे हैं या एआईसीसी में कोई सुन रहा है, ऐसे लोग भी आपके यहाँ जिला अध्यक्ष बने हैं जो अभी कुछ दिन पहले तक कई पार्टियों का चक्कर काट के कांग्रेस में आए हैं। जहाँ कहीं मक्खन नहीं मिला, कहीं दाल नहीं गनी, तो वापस कांग्रेस में आए हैं। पहले कांग्रेस ही हुआ करते थे, लेकिन सब जगह खाक छान के वापस जिला अध्यक्ष बने हैं। कुछ जिला अध्यक्ष ऐसे बने हैं जिन्होंने कांग्रेस के बारे में तो उल्टा सीधा कहा ही कहा। बीजेपी में लाइमलाइट में आने की सबसे बड़ी क्वालिटी जो है उसकी भी सीमा लांघी। वो क्वालिटी है गांधी परिवार को, गांधी नेहरू परिवार को गाली देने की। लोग हैरान हैं कि कुछ दिन पहले अखबार में इस आदमी के बयान छपे थे जब उन्होंने राहुल गांधी के बारे में कहा था कि इस देश की सबसे बड़ी पनौती है, वो आज जिला अध्यक्ष बने बैठे हैं। तो फिर ऐसे में कार्यकर्ता का जोश जो जगाना चाहते हैं, जो संगठन मजबूत करना चाहते हैं, वो कैसे होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि ये जिला अध्यक्षों की बात रोज़ रोज़ करके मैं भी अब ऊब चुका हूँ। मुझे लगता है टॉपिक में आगे निकलना चाहिए, लेकिन जो सच्चाई है वो दिखाना भी ज़रूरी है। सवाल हर बार सिर्फ सत्ता से ही नहीं पूछे जाने चाहिए,
विपक्ष को मजबूत होना है तो विपक्ष की जो मजबूत पार्टी है उससे भी सवाल पूछने ज़रूरी है। और वीडियो के अंत में एक हिदायत और देना चाहूँगा कांग्रेस को कि वैसे तो हर जहाँ से जो मिले सीखना चाहिए। आज मैं कांग्रेस को हिदायत दूंगा कि अखिलेश यादव से भी कुछ सीखिए। मैं ये नहीं कहता कि अखिलेश यादव की राजनीति सीखे, लेकिन अखिलेश यादव ने आज जिस तरह से गोदी मीडिया पर एक करारा प्रहार किया है, जिस तरह से एक अखबार और एक न्यूज़ चैनल को उन्होंने कहा है कि इनका बायकॉट करेगी पार्टी, वो कुछ इस तरह का कांग्रेस को भी अब सोचना चाहिए। एक अखबार दैनिक जागरण, मैं अपने सभी समाजवादी साथियों से कहूंगा दैनिक जागरण को पढ़ना बंद कर दें, आप खरीदना बंद कर दें। उनके जितना कारोबार है उससे बिल्कुल अपने आप को जोड़नी दूर कर लें। तो वो थोड़ा कांग्रेस से लगाव रखता है। आज से न्यूज 24 पे कोई नहीं जाएगा। तो ये है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अगर आपकी नहीं लोगों तक पहुंच रही तो समझ में आता है उसके आप कई इलाज निकाल सकते हैं, लेकिन आपके लोगों को, आपके वोटर्स को अगर मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है वो भी तो खतरनाक है ना। अब इस मिस इन्फॉर्मेशन से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप इन गोदी मीडिया वाले अगर आपको नहीं पूछ रहे तो आप भी इनको मत पूछिए, इनसे दूरी बनाइए। तब मुझे लगता है सेहत के लिए, विपक्षी पार्टियों की सेहत के लिए यही अच्छा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।